हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो डिस्कस करते हैं आज का हमारा केमिस्ट्री का पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें टोटल हमारे 5 चैप्टर्स थे। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो जो भी हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे, आज के इस चैप्टर में 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं और एक बार सबके सोल्यूशंस को देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, सिंपल है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड इज, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि सॉलिड के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसका शेप क्या होगा, फिक्स होगा, उसका मास भी फिक्स होगा एंड उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो एकदम सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रोपी। तो जैसा कि हमको पता है कि एन आइसोट्रोपी की प्रॉपर्टी ये कौन एग्जिबिट करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रोपी की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो चारों ऑप्शन में से आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है। तो चारों ऑप्शन को अगर मैं 1 बाय 1 देखता हूं, ए इज ग्लास एमोर्फस, वुड, पेपर अगेन एमोर्फस। इसमें एक ही है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड दैट इज बेरियम क्लोराइड। ओके, सो द राइट आंसर विल बी बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है BaCl2। एंड ये कौन से टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा? इट विल बी आयोनिक सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर विल बी बी। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिला। द अमोर्फस सब्सटेंस, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अमोर्फस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो हमको याद रखनी है। अब इसके लिए देखो कौन सी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। अमोर्फस सब्सटेंस डू नॉट मेल्ट, गलत है। अमोर्फस सब्सटेंस मेल्ट होता है बट एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, राइट। तो ए तो आंसर नहीं है। इट पजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट क्रिस्टलाइन के लिए राइट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। सी, इट मेल्ट इंस्टेंटली, नहीं, एकदम इंस्टेंटली ये मेल्ट नहीं होता। डी, मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर रेंज। यस, अगर आपने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का डिफरेंस देखा होगा तो एमोर्फस के पॉइंट में हमने ये मेंशन किया था कि एमोर्फस सॉलिड कैसे मेल्ट होते हैं, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। याद रखना, एमोर्फस सॉलिड उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में कहीं पर भी मेल्ट हो सकते हैं। सो देयरफॉर द राइट आंसर विल बी आंसर डी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक थ्योरेटिकल। Which of the following is a molecular crystal? अब याद करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टोटल 4 टाइप थे: मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर की, तो मॉलिक्यूलर के टोटल 3 टाइप होते हैं: पोलार, नॉन पोलार एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, राइट। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या अपने पास चारों ऑप्शन में से कहीं पर भी पोलार, नॉन पोलार या हाइड्रोजन बॉन्डेड है क्या। तो ए है गोल्ड, राइट है। बी NaCl, गोल्ड इज मेटालिक सॉलिड, NaCl इज आयोनिक, ये हो गया मेटालिक, ये हो गया आयोनिक। ग्रेफाइट इज कोवेलेंट। लास्ट ऑप्शन बचता है आइस, आइस मतलब H2O, और आपको पता है कि वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम्स इनटू मॉलिक्यूलर सॉलिड, सो द राइट आंसर विल बी डी। क्लियर है? सिंपल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ब्रावाइस लैटिसेस आर ऑफ। अगर आपको याद हो, हमारे पास टोटल 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल थे, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था CTOMTHR। और जब ये 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का वेरिएशन हमने देखा था सेंटर्ड के साथ, तो टोटल हमको कितने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिले थे? 14, जिसको हम बोलते थे ब्रावाइस लैटिस। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रावाइस लैटिसेस विल बी 14। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखो, सबसे पहले समझ लो कि क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब FCC की बात हो रही है। एंड इन अ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है BCC।
अब दोनों में आपको पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था FCC में जो ऊपर वाला फेस का एटम होता है जिसका आधा पार्ट ऊपर की तरफ होता है आधा नीचे, ये फेस का एटम 4 कॉर्नर से कनेक्टेड होता है, ऊपर वाला जो आधा फेस है वो ऊपर के 4 फेस से कनेक्टेड। अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि 2 अपोजिट फेस के एटम आपस में कनेक्टेड नहीं होते, बाकी साइड वाले फेस से कनेक्टेड होते हैं। तो ये आधा एटम ऊपर के 4 फेस से कनेक्टेड है और ये आधा एटम नीचे के 4 फेस, ऊपर के 4 फेस, नीचे के 4 फेस, 4 और 4 हो गए 8 और 4 हो गए कॉर्नर, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। बॉडी सेंटर्ड की अगर मैं बात करूं तो बॉडी सेंटर्ड में जो एटम बॉडी के बीच में है, हमको देखना है कि वो कितने दूसरे एटम से कनेक्टेड है। तो बॉडी के बीच वाला एटम 1 2 3 4, 4 एटम ऊपर कनेक्टेड होता है, 1 2 3 4, 4 एटम नीचे। तो बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है वो टोटल कितने एटम से कनेक्टेड हुआ? 8। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। तो आपका राइट आंसर बनेगा 12 एंड 8 और वो है आपका ऑप्शन डी। करेक्ट है, ये भी सिंपल था। 6 MCQ कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और आगे मिलता है हमारे टेस्ट का सबसे पहला न्यूमेरिकल, बट है ये भी एकदम सिंपल। डेंसिटी ऑफ 7.86 ग्राम, आपको डेंसिटी मेंशन किया हुआ है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर, राइट? ये पर सेंटीमीटर होना चाहिए। यूनिट सेल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, सॉरी आयरन क्रिस्टल हैज एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। A is given as 288 पिकोमीटर। ओके, एंड बोल रहा है डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस अगर आपको निकालना है, टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस का मतलब कि वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा Z, और Z को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो द फॉर्मूला विल बिकम Z इक्वल टू रो इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय M। क्या डेंसिटी दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। क्या एज लेंथ दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। अवोगैड्रो नंबर कितना होता है हमको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, बट कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आप इसको 6 कंसिडर कर सकते हो, एंट्रेंस में थोड़ा अप्रोक्सीमेट चलेगा। यहां पर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमको देखना है तो ये है 56। तो सारी चीजें मेंशन की गई है, आपके पास डेंसिटी है, आपके पास अवोगैड्रो नंबर है, एज लेंथ है और एटॉमिक मास भी है, तो कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हो Z। अगर Z आता है 1 तो आपका आंसर होगा सिंपल क्यूबिक, अगर Z आता है 2 तो आपका आंसर होगा बॉडी सेंटर्ड, अगर Z आता है 3 तो नहीं आएगा 4 तो आपका आंसर होगा फेस सेंटर्ड। और HCP कब होगा? अगर Z का आंसर आता है 6। तो सॉल्व करके आपको चेक करना पड़ेगा कि Z का आंसर यहां पर क्या आ रहा है, वेदर इट इज 1 2 4 या फिर 6। क्लियर होगा ये भी। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। The relationship between the atomic radius and the edge length of body centered cubic unit cell। याद करने की कोशिश करना, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में देखो एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या था? A इक्वल टू 2r। बॉडी सेंटर्ड में A इक्वल टू 4r बाय रूट 3। फेस सेंटर्ड में A इक्वल टू 4r बाय रूट 2। याद आ रही है? तो हमको किसके लिए बोला है? बॉडी सेंटर्ड, लेकिन R के टर्म्स में निकालना है, तो R को आप यही रहने दो। ये हो जाएगा R इक्वल टू A रूट 3 बाय 4। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? C। सिंपल था ये भी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन CsCl स्ट्रक्चर ईच Cs प्लस आयन इज सराउंडेड बाय। तो स्टूडेंट्स खाली एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि CsCl इज एन आयनिक सॉलिड जिसमें सीजियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। इसमें Cl माइनस जो है ना वो सिंपल क्यूबिक का लैटिस बनाता है एंड Cs प्लस बॉडी के बीच में होता है, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ जाता है कि सारे के सारे कॉर्नर के ऊपर है Cl माइनस। ये सारे कॉर्नर के ऊपर कौन है? Cl माइनस। और Cs प्लस जो है वो बॉडी के बीच में है। तो बताओ कि अगर ये Cs प्लस है तो ये Cs प्लस कितने Cl माइनस से कनेक्टेड हुआ? 8। 4 क्लोरीन ऊपर, 4 क्लोरीन नीचे, तो
आंसर इज 8Cl माइनस, क्योंकि ये सब है आपके क्लोरीन एटम, राइट, और सेंटर में है आपका सीजियम। सिंपल था ये भी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि इन अ क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ कंपाउंड A atoms are at 1/2 of faces, okay, and B atoms are at the corner। अब जरा सोचो, B अगर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर का आंसर हम लोग कैसे निकालते थे? 1/8 into 8 and that is equal to 1, right? क्लियर। A कहां पर है? 1/2 of the faces। अगर आपको याद हो कि जो एटम फेस के ऊपर होता है उसका एक यूनिट सेल में आंसर कैसे निकालते हो? पर यूनिट सेल, उसका आंसर आप निकालते हो 1/2 into 6 एंड दैट इज इक्वल टू 3। लेकिन वो बोल रहा है कि कितने फेस के ऊपर है? हाफ फेसेस। हाफ मतलब इसका आधा ही लेना है आपको। तो अब देखो रेशियो क्या है? A:B। A का आंसर इज 3/2, B का आंसर इज 1, सो द रेशियो वी गेट इज 3:2, हेंस द फॉर्मूला कैन बी A3B2। तो आपका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा B, A3B2। क्लियर है ये भी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंकल डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज मेनली ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ। अगर आपको याद हो फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसका दूसरा नाम था क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तब मैंने आपको ये बताया था कि ये डिफेक्ट अगर अराइज होगा देन इट इज ड्यू टू द साइज ऑफ कटायन, क्योंकि कटायन काफी छोटा होता है और अनायन यहां पर काफी बड़ा होता है। अनायन इतना बड़ा है और कटायन, सॉरी माय मिस्टेक, अनायन बड़ा है और कटायन छोटा है। तो इसमें होता क्या है कि कटायन इतना छोटा है तो वो अपने प्लेस को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे जाके कभी कभी बैठ जाता है, और अगर अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ रहा है, इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट जनरेट भी होगा तो किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू ओनली कटायन, क्योंकि कटायन का साइज छोटा है तो वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके फिट बैठ सकता है। अनायन इतना बड़ा है कि वो उस छोटी सी जगह में फिट नहीं बैठ पाएगा। तो फ्रेंकल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अगर किसी की वजह से अगर राइज होता है देन इट इज ड्यू टू द साइज ऑफ कटायन। ओके, तो क्या बोला इन्होंने? देखो फिर से रीड करो। फ्रेंकल डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज मेनली ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ कटायन। और क्या रीजन दोगे? रीजन होगा ड्यू टू स्मॉल आयोनिक साइज, ड्यू टू द स्मॉल आयोनिक साइज। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब फिर आगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ध्यान से देखना, सिंपल है ये भी। इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, मतलब K इज गिवन 1.1 into 10⁻³ मोल पर लीटर, राइट, एंड इट्स पार्शियल प्रेशर इज गिवन एज 0.2, तो P दिया है 0.2 atm। आपको बोल रहा है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। आपको क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। मतलब आपको बेसिकली उस गैस की सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, और सॉल्युबिलिटी हम किस में निकालते थे? याद करो, मोल पर लीटर में ही निकालते थे। चेक करो क्या सारे ऑप्शन देखो मोल पर लीटर में ही दिए हैं, बराबर। तो एस का फॉर्मूला क्या था? K into P। सिंपल कैलकुलेशन, K दिया है 1.1 into 10⁻³ और प्रेशर है 0.2, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1.1 into 10⁻³ into 2 into 10⁻⁻1। इसका आंसर आ गया 2.2 into 10⁻⁻4। तो आपका राइट आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन बी, 2.2 into 10⁻⁻4। सिंपल सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो चैप्टर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 ही प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, जिसमें सबसे पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या ये 4 में से कोई नाम आपको दिख रहा है? कंडक्टेंस बिल्कुल नहीं, सरफेस टेंशन बिल्कुल नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो द राइट आंसर इज योर सी। क्लियर? ठीक है, अगेन फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल, फिर से एक बार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना, डेल्टा P/P0, जिसकी वैल्यू किसके बराबर थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। आपको ये वाला इक्वेशन वहां पर दिया चेक करने के लिए, तो
तो आपको देखना है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट कहां पर है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये रहा आपका राइट आंसर सी। डेल्टा पी को हम लोग क्या बोलते थे, याद करने की कोशिश करो, इसको हम लोग बोलते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग पी नॉट माइनस पीटी। तो ध्यान रखना डेल्टा पी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पीटी, बट अपने यहां पर सारे ऑप्शन में डेल्टा पी के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग वैसे ही चल रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द एक्वस सॉल्यूशन दैट हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब सुनो, ये बोल रहा है कि द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो सिंपल, जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है वहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी सबसे हाईएस्ट होगी। अब सॉल्यूट पार्टिकल कहां पर ज्यादा है वो चेक करो। तो ऑप्शन ए की तरफ अगर मैं आता हूं, अच्छा एक और चीज आप ये देख लो कि सब में ना 0.1 मोलल दिया है, दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम ही है। आपको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करके देखना है कि कहां पर ज्यादा आयंस मिल रहे हैं, राइट। तो 0.1 मोलल सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है Na3PO4, जिसको डिसोशिएट करोगे तो यू विल गेट 3Na प्लस PO4 -3। टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको मिल गए 4। फिर आते हैं बी पे। बी है 0.1 मोलल बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको ब्रेक करो Ba+2+2Cl-। टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए 3। फिर इसके बाद C 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको ब्रेक करेंगे तो आयंस मिलेगा Na++Cl-। टोटल नंबर ऑफ आयंस 2। देन लास्ट D 0.1 मोलल ग्लूकोज। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोशिएट होता ही नहीं है, तो उसका आंसर एज इट इज आएगा 1। देखो कहां पर आपको सॉलिड पार्टिकल सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि टोटल कितने 4। तो सबसे हाईएस्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको मिलेगा ए का। क्लियर है ये भी, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन टू यू एज 373.11। व्हाट इज द केबी ऑफ वाटर? आपको केबी निकालना है। मोलैलिटी आपको दिया है 0.15 ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस विच बॉइल्स एट दिस, मतलब ये सॉल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और प्योर सॉल्वेंट का वाटर का यहां पर है। डेल्टा टीबी कैसे निकालते थे? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करते थे हम लोग, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, एलिवेशन तो होना ही है। सॉल्यूशन कितना दिया है देखो 373.2, और सॉल्वेंट कितना दिया है 373.11, राइट। इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.09। ये आ गया आपका डेल्टा टीबी। फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब केबी निकालना है, डेल्टा टीबी कितना है 0.09, इसको मोलैलिटी से डिवाइड कर दो। मोलैलिटी आपका कितना है 0.15, तो ये हो जाएगा केबी इक्वल टू 9/15, 0.15 6 90, तो आपका आंसर आना चाहिए 0.6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। अब जो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट अगर वो बोल रहा है ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट, ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो कि ये पॉइंट को मैं बोलता हूं कि ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, राइट, सॉल्वेंट का। जब इसके अंदर मैं सॉल्यूट डालता हूं तो आपको पता है कि सॉल्यूट के डालने से फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घटता है, पीछे की तरफ आता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट जाएगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट पीछे आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट अगर पीछे आ गया मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट एकदम डिक्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट एकदम लोवेस्ट हो रहा है। आपको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट, लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब इस तरफ आना है, मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा चाहिए या कम? ऑब्वियसली कम। जो बोल रहा हूं फिर से सुनना, यहां पर बोल रहा है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। अगर ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जितना सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल आएगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट विल गो टुवर्ड्स लोएस्ट। जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल आएगा, अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट नहीं हाईएस्ट पे चाहिए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होना चाहिए, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम रहेगा तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट हो पाएगा। तो बस खाली चेक करना है कि किसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सबसे कम है। तो वो एकदम सिंपल,
ये आपको 2 आयंस देगा, ये भी आयन देगा, ये भी आयंस देगा, इसमें आपको सिर्फ एक ही मिलेगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें सॉल्यूट अगर सबसे कम है तो ये ज्यादा डिप्रेशन कर ही नहीं पाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर नहीं पाएगा, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। क्लियर? ये भी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सबसे सिंपल। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज। अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हमको पता है कि उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होता है तो एक बनता है हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, बट सिंस द ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम तो दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब जरा समझते हैं इसको। व्हाट इज द मास ऑफ अ सुक्रोज इन इट्स 1 लीटर सोल्यूशन गिवन, और जो फाइंड आउट करना है उसको लिख लो, वेट निकालना है। वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया 342, विच इज आइसोटोनिक विथ 6.6 इंटू 10⁻³ kg पर लीटर ऑफ यूरिया। देखो ये ना सुक्रोज का डेटा है। ऐसा ही आपको एक और सॉल्यूट पार्टिकल दिया यूरिया, उसका वेट कितना दिया है, उसका वेट दिया है 6.6 इंटू 10⁻³ kg, और इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 6.6 ग्राम हो गया। ओके, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास वैसे तो मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप निकाल के चेक करो तो यू विल गेट 60, क्योंकि काफी टाइम हमने क्लास में कैलकुलेट किया है, तो 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब बोल ये रहा है कि दोनों सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे के आइसोटोनिक है। इसके पहले वाले में हमने डिस्कस किया कि अगर दो सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक है तो इसका मतलब कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो पाई इक्वल टू पाई ऑफ सुक्रोज इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया। पाई का फॉर्मूला क्या है, CRT इक्वल टू CRT, RT दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया तो कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा C ऑफ सुक्रोज इक्वल टू C ऑफ यूरिया। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहां पर लेते हैं मोलैरिटी वाला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दोनों का 1 लीटर है, वो भी कैंसिल हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स किसका बचा, सुक्रोज। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अब इसका वेट आपको निकालना है, ये दिया है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ तो है अपने पास, एक वेट निकालना है। टोटल 4 क्वांटिटी है, 4 में से 3 है अपने पास, एक अननोन है, फाइंड आउट कर लो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। द वेंट ऑफ फैक्टर, दैट मीन्स आपको निकालना है I। द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर CaCl2 सोल्यूशन इज गिवन। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, वेंट ऑफ फैक्टर आपको दिया हुआ है, I की वैल्यू गिवन है 2.74। आपको निकालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, राइट। किसके लिए, CaCl2। अच्छा पहले एक काम करो, CaCl2 को ब्रेक कर दो, ये देगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो N की वैल्यू हो गई यहां पर 3। नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए यहां पर टोटल, 3। आपको याद है इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो डिसोशिएट करते हैं उसमें I और अल्फा का एक रिलेशन डेराइव किया था हमने, रिवीजन लेक्चर में भी किया था। तो वो होता है I इक्वल टू, सॉरी माय मिस्टेक, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N डैश माइनस 1, करेक्ट है। तो हमको पूछा क्या है इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। अल्फा इक्वल टू I कितना है 2.74 माइनस 1, 3 माइनस 1, 1.74 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8 एंड 7, और परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करो तो इट विल बी 87%। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सिंपल था ये भी, एकदम क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन फिर से एक थियरी वाला लग रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम आपको याद है, जहां पर कंटेनर जो था उसको ऊपर से सील करते थे कुछ एक प्लेट वगैरह रख के। क्लोज सिस्टम वो था विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट द मैटर। क्लियर। देखो 3 टाइप के सिस्टम पढ़े थे, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन जो एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है, क्लोज्ड इज द वन जो एनर्जी एक्सचेंज करेगा बट नॉट द मैटर, एंड द थर्ड इज आइसोलेटेड विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर। आपको बोल रहा है कि क्लोज्ड इसमें सिस्टम कौन सा होगा, तो हॉट लिक्विड इन अ ओपन बीकर, नहीं ओपन बीकर है तो मैटर भी एक्सचेंज हो जाएगा। वाटर इन अ बकेट कवर्ड विद द लिड, यस
एक बकेट में आप पानी ले लो और लिड से उसको कवर कर दो, इट इज अ क्लोज सिस्टम, तो आंसर बी होना चाहिए। एक बार सी को भी देख लेते हैं। हॉट लिक्विड इन अ सील्ड इंसुलेटेड बीकर। सील्ड इंसुलेटेड मतलब ये हो गया आपका आइसोलेटेड, इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है ये भी? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एंट्रोपी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ध्यान से पहले ये समझो कि एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या मेजर करता है मॉलिक्यूल्स में, सब्सटेंस में? रैंडमनेस। और रैंडमनेस जितना सब्सटेंस ज्यादा होगा उतना रैंडमनेस भी बढ़ेगा, जितना सब्सटेंस कम रहेगा उतना रैंडमनेस भी कम होगा। सो दैट मीन्स कि रैंडमनेस दैट इज एंट्रोपी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। सिंस इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, तो याद करो थर्मोडायनामिक्स की वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रैंडमनेस डिपेंड्स, लिख देता हूं मैं यहां पर, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, और जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ये भी क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा है यार, एक ग्राफ दिया जिसमें सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को आइडेंटिफाई करता हूं। फर्स्ट वाले को अगर आप देखोगे तो इसका ना प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबेरिक, राइट? तो आपको ढूंढना है कि इसमें फर्स्ट का ऑप्शन आइसोबेरिक, आइसोबेरिक ये रहा थर्ड वाला, तो आपको वो ऑप्शन पहले पकड़ लेने जिसमें 1 का आंसर 3 दिया है। तो फर्स्ट का आंसर 3 एक यहां दिया है और एक यहां दिया है, मतलब ए और सी तो उड़ गया। क्लियर? अब लेकिन दो ऑप्शन अपने पास मैच कर सकते हैं। सेकंड की तरफ आता हूं। सेकंड कौन सा? ये वाला। अगर आप सेकंड और थर्ड को देखोगे तो दोनों ही कुछ ऐसे गया हुआ है। क्लियर? एक तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ गया है वो ग्राफ। अगर सेकंड और थर्ड को देखो, दोनों का ग्राफ का नेचर तो सेम है, तो इसका मतलब कि इसमें से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है, क्योंकि दोनों का ग्राफ सेम तरीके से नीचे आता है, बराबर। लेकिन अगर आपको याद हो आइडेंटिफाई करने का तरीका, तो मैंने बताया था आपको एडियाबैटिक जो होता है उस प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होता है। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, और यहां पर किसका स्लोप ज्यादा है? थर्ड वाले का। तो थर्ड आपका हो गया एडियाबैटिक। थर्ड कौन सा हो गया? एडियाबैटिक। इसको देखो पहचानने का ना एक सिंपल सा तरीका, हम तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि एडियाबैटिक जो है उसका स्लोप ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ लो कि आपके पास ना कोई एक पार्क में आप जाते हो, वाटर पार्क में, जहां पर ना 2 वाटर स्लाइड्स है, ठीक है? तो मैं बोलता हूं कि एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा है, तो एडियाबैटिक ना वो 90 डिग्री वाली आती है स्लाइड, राइट, जिसमें बैठने को डर लगता है, तो वो आपका एडियाबैटिक है, और दूसरा वाला आइसोथर्मल है। तो याद रखने का तरीका, आप ग्राफ को देखना कि किस स्लाइड में बैठने के लिए आपको ज्यादा डर लग रहा है। क्लियर? तो मुझे ना एडियाबैटिक में बैठने को ज्यादा डर लगेगा क्योंकि ज्यादा स्ट्रेट है वो, तो एडियाबैटिक डरावना है, और आइसोथर्मल वाला मतलब जो थोड़ा इजी जाएगा। आई होप ये शॉर्टकट से भी क्लियर होगा, पहचान पाओगे आप लोग। फिर इसके बाद सेकंड, अगर आपका आइसोथर्मल से मैच हो रहा है, मतलब 2 का आंसर 4 होना चाहिए। अब देखो 2 का आंसर 4 कहां है? यहां पर भी है, यहां पर भी है, हमको 3 पे जाना पड़ेगा। 3 का आंसर क्या आ रहा है? 3 है एडियाबैटिक, मतलब 3 का आंसर 1। चेक करो 3 का आंसर 1, तो आपका 3 का आंसर ये आया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, राइट आंसर आपका होगा बी। क्लियर है ये? करेक्ट। चलो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 24। 100 ml of ethylene and 100 ml of HCl gas are allowed to react at 2 atm pressure according to the reaction। अब देखो रिएक्शन क्या दिया है? C2H4 plus HCl gives you C2H5Cl। ओके, अब बोला कि ये 100 ml है, ये भी 100 ml है, फिर आपको प्रेशर दिया है कुछ 2 atm। इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है? मेंशन नहीं किया है, यहां थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं लिख देता हूं।
यहां पर आपको बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। अब देखो वर्क डन का अपना फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, जहां पर डेल्टा वी होता है V2 माइनस V1। क्लियर? तो अब है ना आपको ऐसे समझना कि एक रिएक्शन आपके पास है, किसी भी रिएक्शन में इनिशियली होता है रिएक्टेंट, फाइनल होता है प्रोडक्ट। ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है, और फाइनल क्या है अपने पास यहां पर प्रोडक्ट, इनिशियल क्या है अपने पास यहां पर रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम कितना है 200 ml, तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम हो गया 200 ml बराबर। अब अगर आप ध्यान से इसमें स्टोइचियोमेट्री का रेशियो निकालोगे तो 1:1:1 मिलेगा। 1:1:1 मतलब 100 ml इसका इसके 100 ml से रिएक्ट होगा, तो इसका भी कितना बनेगा 100 ml ही बनेगा। तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी यहां पर कितना है 100। सिंस अपना फॉर्मूला V2 माइनस V1, तो 100 माइनस 200 करो तो आपका आंसर आ जाएगा -100। लेकिन वॉल्यूम जो अभी आपको मिल रहा है डेल्टा V वो -100 ml है। हमको पता है कि अपने को वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, तभी तो आंसर जूल में निकाल पाएंगे। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी -0.1 लीटर हो जाएगा। ये डेल्टा V को यहां रखो और W कैलकुलेट करो। W इक्वल टू -2 इंटू 0.1, और ये भी माइनस में है लीटर। फिर से एक बार लिख देता हूं, W इक्वल टू -2 ATM इंटू -0.1 लीटर। आपका आंसर आता है 2 लीटर ATM। अब याद करो लीटर ATM को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 2 इंटू 101.3 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जूल में। क्या लगता है कि इसको अगर मैं 101.3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर किसके नियर बाय जा सकता है? बट यहां पर आंसर थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने एक सेल मिस्टेक कर दिया। 0.1 इंटू 2 विल बी 0.2 आएगा लीटर ATM। अब इसको जूल में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 101.3, लगभग 100 के बराबर है। 0.2 में 100 के आसपास अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ना 20 के नियर बाय जाएगा। तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए C। अगर आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आपका आंसर 20.26 एग्जैक्टली आएगा और आपका आंसर हो जाएगा जूल, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 101.3 से। सारी चीजें सिंपल है यहां तक। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें लिखा है 5 लीटर ATM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अब बोला है 5 लीटर ATM, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो बस खत्म कर दो ना यार। 5 इंटू 101.3 आपका आंसर आ जाएगा, ये आप खुद कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन अ प्रोसेस अ सिस्टम डज 238 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। अब याद करो, सिस्टम जब सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो Q जो होता है वो नेगेटिव में आता है, राइट। बाय एब्जॉर्बिंग 54 जूल ऑफ हीट, 54 जूल हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 54 जूल हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा ये वर्क हुआ, हीट एब्जॉर्ब हो रही है प्लस 54 जूल, कितने का वर्क किया 238। अब याद करो, सिस्टम जब सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है ना, देन W इज टेकन एज नेगेटिव, राइट। एंड व्हेनेवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन द W इज टेकन एज पॉजिटिव। बट हियर द वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, दैट मीन्स द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W नेगेटिव लिया जाएगा। इस बेसिस पे आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो फिर Q है W है, Q कितना है 54 माइनस 238, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस करके देख लो, मुझे लगता है कि आपका आंसर 184 के आसपास जाएगा। क्लियर है? ये भी सबसे सिंपल क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसमें लिखा है एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 6 डेसीमीटर क्यूब टू 16 डेसीमीटर क्यूब। मतलब V1 हो गया आपका 6 डेसीमीटर क्यूब, V2 हो गया 16 डेसीमीटर क्यूब at a constant pressure is 2.026 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें आपको निकालना है डेल्टा H जब डेल्टा U दिया हो 418 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस खाली यूनिट पे देना है ध्यान। अगर यूनिट पे आप ध्यान दोगे तो फिर इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे करना कैसे देखो,
आपने एक फॉर्मूला देखा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट है। आपने डब्ल्यू का फॉर्मूला देखा है वर्क डन का माइनस पी डेल्टा वी। सबसे पहले हम लोग ना डब्ल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा करें क्या, इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो मैं बोल सकता हूं कि पी डेल्टा वी यहां से नेगेटिव साइन हटा के यहां दे दो माइनस डब्ल्यू। तो बताओ पी डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस डब्ल्यू। तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। चलो अब हम लोग वर्क डन निकालते हैं साइड में। तो वर्क डन निकालने के लिए W इक्वल टू माइनस पी माइनस 2.026 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी कितना आएगा आप डायरेक्टली बता दो, V2 माइनस V1, तो यू विल गेट 10 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अब ध्यान देना यहां पर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर, और यहां डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में आने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू माइनस 2.026 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁰ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखो ये मीटर⁻⁻⁻ है, सॉरी ये मीटर⁻⁻2 है, ये मीटर⁻3, तो यहां पर एक बचेगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा माइनस 2.026 इंटू इसका और इसका आंसर आ जाएगा 10⁻² न्यूटन मीटर। क्लियर है ये? न्यूटन मीटर हमको पता है कि किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.026 इंटू 10⁻² जूल। वर्क डन यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या था टू कैलकुलेट द डेल्टा एच, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना दिया, डेल्टा यू दिया है 418। अब देखो माइनस और डब्ल्यू का आंसर खुद माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहां पर 10⁻² को अगर अंदर ले लूं तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 202.6 जूल, 202.6 जूल। और इसमें अगर 418 ऐड करूं तो इसमें आंसर मेरा 600 के आसपास जा रहा है, वो तो कहीं नहीं दिया। इसका मतलब कुछ तो हमने सिली मिस्टेक किया है, बिल्कुल किया है। हमने ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर 10⁻² लिखा, लेकिन 10⁻1 को भूल गए। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 आना चाहिए था, यहाँ पर भी 3, और 10⁻³ को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल 6 के आगे जाएगा, 2026 जूल। और इसको ऐड कर दो तो 2026 एंड 214 2400 के आसपास जा रहा है, 2400 के आसपास। एक ही ऑप्शन है एंड इट इज ऑप्शन सी। क्लियर है ये? सिंपल था, बस सिंपल आपको यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ध्यान देना था, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। ओके चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा एच नॉट एफ। याद करो डेल्टा एच नॉट एफ क्या था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जिस कंपाउंड का हम फॉर्मेशन करते हैं उसका कितना मोल बनाना है, 1 मोल। जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो ना फॉर्मेशन में, उसका 1 मोल हम लोग बनाते हैं, राइट। तो आप खाली ना प्रोडक्ट देख लो सब जगह पे, यहां 2 मोल है उड़ गया, 2 मोल है उड़ गया, 1 मोल है 1 मोल है, मतलब आंसर आपका बी भी हो सकता है डी भी। लेकिन अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेफिनेशन को याद रखते हो तो आपको पता था कि जो भी कंपाउंड बनाएंगे वो 1 मोल, और वो कंपाउंड किससे बनना चाहिए, वो कंपाउंड उसी के एलिमेंट से बनना चाहिए। जैसे HF है तो HF का एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये ठीक लग रहा है। CO2 है तो उसका एलिमेंट कौन है, कार्बन ऑक्सीजन, तो CO2 किससे बनना चाहिए, कार्बन C+O2 से। क्या वो C+O2 से बना है, नहीं बना है, वो CO+, ये एलिमेंट नहीं है, ये खुद एक मॉलिक्यूल है। तो आपका आंसर डी नहीं होगा, आपका आंसर बी होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 1 मोल बना है और वो बना है उसके एलिमेंट से। तो ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करता है। क्लियर? ओके यहां तक सब कुछ सही चल रहा है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो इसको कैसे करना है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया हुआ है। कुछ रिएक्शंस गिवन है एंड उसके बेसिस पे आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मतलब एसिटिलीन का फॉर्मेशन रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। अब एसिटिलीन का मतलब क्या है, इथाइन C2H2, इसका फॉर्मेशन किससे बनेगा, ये कार्बन से बनेगा और हाइड्रोजन से बनेगा।
जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में बनाओगे कितना बनाना है 1 मोल, मतलब यहां पर किसी भी स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो करना है यहां करो, राइट। इनका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन एंड गैस का सॉरी कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस। इसको बैलेंस करो, 2 कार्बन है 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गए। शायद मुझे लगता है पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ये वो रिएक्शन है जिसका डेल्टा H नॉट आपको कैलकुलेट करना है, और इसका डेल्टा H नॉट कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 डिफरेंट रिएक्शन गिवन है। अब याद करो, जिसका डेल्टा H नॉट कैलकुलेट करना होता है उसके लिए अगर 3 डिफरेंट रिएक्शन गिवन है तो इसका मतलब कि यहां पर हेस लॉ लगेगा, करेक्ट है ये, पक्का। अब करना क्या है, आपको बेसिकली ये रिएक्शन ऑब्टेन करना है ये तीनों से। तो आप ये तीनों को रीअरेंज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कुछ भी करो, लेकिन इन 3 को ऐड करके ये आना चाहिए। अब देखो कैसे लाएंगे, मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप ढूंढो कार्बन को। कार्बन देखो कहां पर है, कार्बन 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 इधर है, 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन है, मतलब फर्स्ट वाले रिएक्शन को एज इट इज लिखो। तो 2 कार्बन प्लस 2 O2 गिव्स यू 2 CO2 एंड डेल्टा H1 विल बी -767 किलो जूल, बराबर। ये मिल गया। H2 को ढूंढो, इधर है, मुझे एक H2 चाहिए, एक ही H2 है, सब कुछ सही है, तो इसको भी लिख दो। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, डेल्टा H2 दिया है -266 किलो जूल, बराबर है। इसके बाद अब मुझे चाहिए C2H2। C2H2 देखो यहां पर है, मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड, मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो थर्ड वाले रिएक्शन को रिवर्स करो, 2CO2 प्लस H2O गिव्स यू C2H2 प्लस 5/2 O2। अब जब आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो उसका डेल्टा H का वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा। डेल्टा H का वैल्यू रिवर्स करने का मतलब साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस 1290 किलो जूल, बराबर। अब जरा मैं तीनों को ऐड करता हूं, शायद मुझे लगता है H2O कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2CO2 कैंसिल। अब देखो यहां पर बचा क्या, 2 कार्बन प्लस H2 प्लस यहां पर 2.5 और यहां पर है 5/2, 5/2 मतलब 2.5 हो गया, बराबर। और यहां पर भी 2.5 मतलब 2.5, तो ये इससे भी कैंसिल हो रहा है, करेक्ट है ये। और प्लस साइन को निकाल देता हूं मैं, यहां पर है C2H2। क्या ये वही रिएक्शन है जिसको ढूंढ रहे हैं हम लोग? और अगर वो रिएक्शन मिल जाता है तो बस ये खाली 3 वैल्यू को ऐड कर दो और अपना आंसर ढूंढ लो कहां पर है। सिंपल था ये भी, क्लियर। 29 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फॉर अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा S इज गिवन एंड डेल्टा H इज ऑल्सो गिवन, दोनों भी किलो जूल में है। व्हाट टेम्परेचर डज द रिएक्शन टर्न नॉन स्पॉन्टेनियस? अब देखो यहां थोड़ा समझेंगे, आपको डेल्टा H दिया हुआ है, आपको डेल्टा S भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि कौन सा वो टेम्परेचर है जहां पर रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो अगर आपको याद हो थर्मोडायनामिक्स में लास्ट में आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर पढ़ा है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो यहां से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो कि किस टेम्परेचर पे प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है ये? थोड़ा मैं और आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। यहां पर अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला पता हो, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। देख के बताओ डेल्टा H का साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस डेल्टा H। डेल्टा S भी नेगेटिव है। अब सोचो अगर डेल्टा S अगर मैं नेगेटिव रखूं तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव। फॉर द रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस, उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, उस रिएक्शन को करने के लिए हमको डेल्टा G क्या चाहिए, नेगेटिव, बराबर है। डेल्टा G नेगेटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी तभी तो नेगेटिव साइन लगेगा, और इसकी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसकी वैल्यू कम कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। तो अब सोचो टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर, हाँ, तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम मतलब ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा मतलब डेल्टा G का साइन क्या मिल गया, नेगेटिव। तो डेल्टा G का साइन कहां मिला, नेगेटिव, जब टेम्परेचर आपका कम था। तो ऐसे प्रोसेस आपके स्पॉन्टेनियस तो होते हैं बट ओनली एट द लो टेम्परेचर। प्रोसेस आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं ओनली एट लो टेम्परेचर, राइट। तो जब आप यहां से टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे ना, जो भी टेम्परेचर आपको मिलेगा x, उस टेम्परेचर के नीचे आपका ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब उस टेम्परेचर के नीचे आप इस प्रोसेस को कर सकते हो, और जैसे ही उसके ऊपर जाओगे आप इस प्रोसेस को कभी नहीं कर पाओगे। यही बताता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। और उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला
डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। क्लियर है ये भी पूरा सिंपल। और ये फॉर्मूला भी बनता है यहीं से, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर हम लोग इसको इस तरफ लाके ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्लियर है भी। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। फिर से काफी टाइम बाद अब एक थियरी वाला आ गया। Electrolytes, when dissolved in water, dissociate into ions because they are unstable. Na, the water dissolve them. Na, the forces of repulsion increases. Na, the forces of electrostatic attraction are broken down by water. Right answer will be D. क्यों? जैसे NaCl है, पानी में डालते हो तो Na plus ion Cl दोनों अलग होते हैं, and both the ions then are surrounded by solvent molecule. इसके चारों तरफ भी कौन आ जाता है? सॉल्वेंट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम के पॉजिटिव चार्ज को और क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। सिंस सोडियम और क्लोरीन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज कर देता है तो फिर इसके पॉजिटिव को इसका नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और शायद अगर आपको याद हो तो इस प्रोसेस को हमने बोला था 11th स्टैंडर्ड में, सॉल्वेशन। Whenever an ion is surrounded by water molecule, then it is called solvation, and during this process some amount of energy is released and that energy is called solvation energy. तो यहाँ पर क्यों Na plus and Cl minus फिर से आपस में कंबाइन नहीं हो पाता? क्योंकि the electrostatic force of attraction which was present between the Na plus and Cl minus, now it has been broken by the water. क्लियर है? ये भी सिंपल था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को याद करो, कापा। क्या यूनिट था? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज सीमन। तो या तो आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों भी सही होगा। पहले ढूंढता हूं मैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कहीं पर भी है? नहीं है। अब मैं ढूंढूंगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, कहीं पर है? बिल्कुल है। तो राइट आंसर इज डी। क्लियर? Next, question number 33. The molar conductance of NaCl, HCl and C2H5COONA, okay, at infinite dilution. तीन कंपाउंड का मोलार कंडक्टेंस दिया, मतलब लैम्डा नॉट गिवन है। लैम्डा नॉट NaCl का दिया हुआ है, लैम्डा नॉट HCl का दिया है, लैम्डा नॉट C2H5COONA का दिया है। उसके बेसिस पे लैम्डा नॉट पूछ रहा है, किसका? C2H5COOH। अब याद करो, मैंने बताया था ना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट अगर पूछा है उसके लिए तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट गिवन है, तो इसके लिए क्या करते हैं? तीन में से दो को ऐड करेंगे और एक को सब्ट्रैक्ट। कौन सी दो की वैल्यू को ऐड करेंगे? ये जब ब्रेक होगा तो एक तो आयन देगा C2H5COO माइनस, दूसरा H प्लस। ये दोनों को ढूंढो, ये दोनों कहाँ मिल रहा है? C2H5COO माइनस यहाँ मिला, H प्लस यहाँ मिला। इसकी और इसकी वैल्यू को ऐड कर दो और वो दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका आंसर सिंपल। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन था ये। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, द टू इलेक्ट्रोड ऑफ प्लैटिनम फिटेड इन अ कंडक्टेंस सेल आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर का। विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दिया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और बोल रहा है कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। अब याद करो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ यही डिस्टेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच, तो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, एरिया है 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। डिवाइड करके आप चेक कर लो क्या आएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन द आयंस डिस्चार्ज्ड एट द कैथोड। अब याद करो हमने दो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है अपने सिलेबस में, CET में दो दिए हुए। पहला मोल्टेन NaCl और दूसरा एक्वस NaCl। मोल्टेन NaCl पे अगर आपको याद हो तो एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ था? Cl माइनस, जो Cl2 गैस बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैथोड के ऊपर यही दो इलेक्ट्रॉन को सोडियम गेन करता है और न्यूट्रल सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो मोल्टेन NaCl में एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई? क्लोरीन। कैथोड पे कौन डिपॉजिट हुआ? सोडियम। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्वस NaCl का है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था
कि एक्वस NaCl में क्या होगा, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर एनोड पे 2Cl-, ये Cl2 को लिबरेट करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन एनोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। अब वाटर जब ऑक्सीडेशन करता है तो क्या बनाता है, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वैसे कैथोड के ऊपर भी 2 रिएक्शन पॉसिबल थे यहां पर, क्योंकि रेस दोनों की चलती है। ये बोलता है कि अगर मैं ऑक्सीडेशन कर सकता हूं तो फिर वहां पर सेल में पानी है, तो पानी बोलता है मैं भी कर सकता हूं। करेगा वो जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, और ये मैंने आपको बताया भी था कि वहां पर डोमिनेट कौन करेगा, H2O। तो एनोड के ऊपर तो O2 गैस लिबरेट हुआ। कैथोड के ऊपर Na+ जब रिडक्शन करने के लिए जाता है तो कैथोड के ऊपर फिर वाटर भागता है। वो बोलता है कि रिडक्शन अगर तू कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। अब यहां पर रिडक्शन कौन करेगा, कैसे करेगा, देखो अगर मैं इसको 2H2O करूं, मतलब 2H+ एंड 2OH-, तो ये 2H+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये H2 गैस को लिबरेट करता है और 2OH- साइड में आ जाता है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि कैथोड के ऊपर कौन है जो रिडक्शन करता है, वो है वाटर। तो कैथोड के ऊपर अगर वाटर रिडक्शन करेगा तो कौन सी गैस लिबरेट करेगा, H2। तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस लिबरेट हुई, O2, और कैथोड के ऊपर कौन सा, H2। तो आपका राइट आंसर, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन द आयन डिस्चार्ज्ड एट द कैथोड। तो कैथोड पे कौन सा आयन डिस्चार्ज हुआ, 2H+। रिवीजन लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो उसमें ये रिपीट हुआ था, एक दिन पहले ही हमने पढ़ाई है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 5 Farad of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The number of gram equivalent of copper deposited. अब देखो इसमें ना सबसे पहले एक चीज आपको थोड़ा सा यहां पर मेहनत करना पड़ेगा, वो ये कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये कर पाओगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मेथड में बताऊंगा, कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप साइड में निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर, 63.5। अब अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, तो ध्यान से देखना सब लोग यहां पर, कॉपर सल्फेट जब ये टूटता है तो क्या देता है, Cu+2 एंड SO4-2। ये रहा कटायन आपका। क्लियर, बोला ना कॉपर डिपॉजिटेड। अब कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा, मैंने बताया था पॉजिटिव आयन हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के ऊपर रिडक्शन करता है। अब कॉपर के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और कैसे रिडक्शन करेगा, कुछ ऐसे, Cu2 ++2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Cu। करेक्ट है ये। इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। वैलेंसी फैक्टर यहाँ 2 रखो, इक्विवेलेंट वेट आ गया आपका, इस इक्विवेलेंट वेट को यहाँ रखो। अब सिर्फ आपको क्या चाहिए, गिवन वेट की जरूरत है। तो पहले एक बार चेक कर लो कि 5 फैराडे अगर मैं करंट पास कर रहा हूं तो उससे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, उसका वेट चेक कर लो। रिएक्शन आपका है Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। कितना मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, 1 मोल। 2 मोल मतलब 2 फैराडे। 1 मोल का मास 63.5। 2 फैराडे से अगर 63.5 ग्राम, तो 5 फैराडे से x ग्राम। यहां से आपको पता चल जाएगा कि 5 फैराडे से कितना कॉपर का वेट डिपॉजिट हुआ, और वेट मिल गया, इक्विवेलेंट वेट आपके पास है। यू कैन नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सिंपल था ये भी। थोड़ा सा आप फंस सकते हो यहां पर, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जल्दी आपको सीईटी के सिलेबस में दिखता नहीं है। ये नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में हम लोग पढ़ते हैं, बट एक बार अगर फॉर्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सेल रिएक्शन दिया है और बोल रहा है कि ये सेल को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो सकता है। तो रिएक्शन है Zn+2Ag+ Zn2++2Ag। ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 0, ऑक्सीडेशन नंबर +2, 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन, +1 से 0 हो गया रिडक्शन। जिंक पे हुआ ऑक्सीडेशन तो ये बन गया एनोड, सिल्वर में हुआ रिडक्शन तो ये बन गया कैथोड। सेल रिप्रेजेंटेशन का रूल ABC। पहले लिखो एनोड को, तो एनोड पे है जिंक सॉलिड विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2+। फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज, ए के बाद बी, फिर कैथोड। कैथोड पे कौन, सिल्वर। सिल्वर था Ag+ के फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ Ag में, तो रिप्रेजेंटेशन ये बेस्ट होगा। चेक कर लो कहां पर है ऐसा। तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन
ये एनोड पे होना चाहिए, ये तो पहले खत्म हो गया, इसको कैथोड पे डाल दिया है। जिंक एनोड है, एनोड है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर सिल्वर के 2 है तो स्टोइशियोमेट्री को रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं करते, तो ये गलत है। और वैसे भी ये 0 से +1 में जा रहा है जो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गलत। राइट आंसर इज बी। सेल रिप्रेजेंटेशन का रूल भी हमने एक दिन पहले पढ़ा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट, फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mn++ n इलेक्ट्रॉन गिव्स यू m। दोबारा लिखता हूं मैं, Mn++ n इलेक्ट्रॉन गिव्स यू m। देखो ये सॉलिड है, ये एक्वस है। बोल रहा है कि नर्स्ट इक्वेशन में इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर है। तो इसको अगर मैं नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ई सेल, या ये हाफ इलेक्ट्रोड है, तो E इक्वल टू E0 माइनस RT/NF लॉन ऑफ, यहां पर तक Q रिएक्शन कोशेंट, ये भी रिवाइज कराया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट में प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड को आप कंसिडर नहीं करते, तो वहां 1 ले लो, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, Mn+ का कॉन्सेंट्रेशन। क्या हमारे पास ये कहीं पर भी है क्या? ये तो कहीं पर भी दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये बन सकता है। इन्होंने क्या क्या बताया, इसको रिवर्स कर दिया और नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लिया, तो E0 + RT/NF फिर लॉग, इसको ऊपर ले लो Mn+, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उन्होंने खाली थोड़ा चेंज करके दिया है। तो अगर आपको याद है ना, मैंने आपको ये बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर कंप्लीट सेल एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर हाफ सेल। ये हाफ सेल है, कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं है, तो दोनों के लिए लिखा जा सकता है, और मैंने आपको जिंक और कॉपर के लिए लिख के बताया भी था क्लास में। ओके, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अब इसमें क्या बोला है देखो, रीड करते एक बार। द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ x, y, z, x का, y का, z का, तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, -3 के आसपास है, -0.4 के आसपास है, -0.8 के आसपास है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? ये समझ जाओ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। तो बोल रहे हैं कि कौन सा आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन, तो खुद का ऑक्सीडेशन। तो कोई अगर खुद में ऑक्सीडेशन फास्ट कर रहा है ना, तो सामने वाले में रिडक्शन फास्ट कराएगा, सो दैट विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको इतना तो क्लियर है कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा लाने के लिए उसके अंदर ऑक्सीडेशन फास्ट होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन अगर फास्ट होना चाहिए ज़्यादा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होना चाहिए, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। करेक्ट है। तो आपको क्या चाहिए, अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा खुद में, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका। तो ये खुद में सबसे फास्ट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। खुद में ऑक्सीडेशन फास्ट करेगा, सामने वाले में रिडक्शन फास्ट करेगा। सो दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा, एक्स, बराबर। फिर इसके बाद ये दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम ये था, इससे बड़ा ये है, राइट। तो Z वाला फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा और Y वाला सबसे लास्ट में। क्यों Y वाला लास्ट में गया ये समझा देता हूं फिर से। Y का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ये तीनों में सबसे ज्यादा था, राइट। तो Y का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर ज्यादा है तो Y खुद में क्या करता, फिर रिडक्शन। और Y अगर खुद में रिडक्शन करता तो सामने वाले में ऑक्सीडेशन करवाता, तो Y आपका बनता सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आपको पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट, Y इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा बनता तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे लोअर साइड आ जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ। सिर्फ वैल्यूज को देख के आपको कंपेयर करना आना चाहिए, क्लियर। और अगर क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पूछ रहा है। क्लियर है ये भी। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका आंसर वैसे x इज ग्रेटर देन z ग्रेटर देन y, तो मैच कौन सा कर रहा है, राइट आंसर इज बी। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पैसेज ऑफ 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट डैश लीटर ऑफ O2। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे।
O2 लिबरेट कैसे होता है? जब 2O-2 ऑक्सीडेशन करके O2 बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब वो दोनों ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो O+O मिलेगा और दोनों ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2 बनाएगा। अब जरा सोचो, O2 कितना मिला? 1 मोल। कितना मोल इलेक्ट्रॉन उसके लिए उसने बाहर निकाला? 4 मोल। 1 मोल O2 का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर एनटीपी पे। 4 मोल मतलब कितना कूलम? 4 × 96500 कूलम। तो मुझे बताओ 4 × 96500 कूलम से कितना लीटर गया? 22.4 लीटर O2 रिलीज हुआ, राइट? 4 × 96500 कूलम से कितना? 22.4 लीटर। तो मुझे कितने के लिए पूछा है? 96500 कूलम से कितना, मतलब इसका 1/4 हो गया ये, इसका भी 1/4 कर दो। 22.4 डिवाइड बाय 4 करके देखो, आंसर मिलेगा 5.6 लीटर। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आ जाता। तो राइट आंसर विल बी ए, 5.6 लीटर। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए। आपको कटायन का रिडक्शन रिएक्शन और अनायन का ऑक्सीडेशन, ये दोनों भी लिखना आना चाहिए, तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4-। अब देखो HSO4- का अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो HSO4- खुद क्या हुआ? एसिड। ये अगर एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस अगर लिखना है तो एसिड क्या रिलीज करता है? H+ से, सॉरी, एसिड क्या रिलीज करता है? H+। तो इसमें से H+ निकाल दो, H+ निकला तो क्या बचा? SO4-2 बचा। तो इसका मतलब कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? SO4-2। राइट आंसर विल बी बी। आयनिक इक्विलिब्रियम का थ्योरेटिकल सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक मतलब जो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। अगर आपने देखा हो H2O जब H+ देगा OH- बनाएगा, जब H+ लेगा H3O+ बनाएगा, दोनों काम कर सकता है। ये अगर H+ को लूज करेगा तो CO3-2 बनाएगा, H+ को गेन करेगा तो H2CO3 बनाएगा, दोनों काम कर सकता है। ये H+ को लूज करेगा तो सल्फाइड आयन बनाएगा, H+ को गेन करेगा तो H2S बनाएगा। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल जो है वो दोनों काम कर पा रहे हैं। तो एम्फोटेरिक कौन हुआ? ऑल ऑफ दिस। तो 42 का राइट आंसर विल बी डी। फिर इफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड तो उसका पीएच पे क्या इफेक्ट होगा? तो एक सिंपल सा काम करते हैं, एक एसिड ले लेते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो कितना है अभी? 10⁻² मोलार, जैसे HCl। अगर HCl 10⁻² है तो वो H+ भी कितना देगा? 10⁻² देगा। इससे पीएच निकालो, 2 आ जाएगा, बराबर है। अब अगर मान लो मैं डाइल्यूट करता हूं, कितना? 100 टाइम्स, तो इनिशियल इसका मोलारिटी कितना है? 10⁻²। इनिशियल वॉल्यूम कितना? जैसे 1 लीटर है। अगर आपने इसको डाइल्यूट किया, इफ इट इज डाइल्यूटेड, मान लो 10 टाइम्स, चलो 100 नहीं 10 टाइम्स लेता हूं। अगर मैं इसको 10 टाइम्स अगर डाइल्यूट कर दूं तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? देखो 10 टाइम्स अगर डाइल्यूट करोगे ना तो फाइनल वॉल्यूम आपका हो जाएगा 10 लीटर। और देखो फिर फाइनल मोलारिटी मतलब फाइनल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा? अगर आपको याद हो डाइल्यूशन लॉ, वो क्या था? M1V1 = M2V2। क्लियर? तो ये हो जाएगा 10⁻² × 1 = 10 × M2। तो M2 इक्वल टू क्या आएगा? 10⁻² अपॉन 10। या 10 ऊपर गया तो 10⁻³ आएगा। तो नया H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻3, बराबर है। अब ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लेकर अगर मैं pH निकालूं तो pH की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो pH बेसिकली क्या हुआ? पहले था 2 और 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे, डाइल्यूशन लॉ लगाने पे नया H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला, उसकी बेसिस पे pH निकाला तो 3 मिला। पहले 2 फिर 3, मतलब pH विल गो ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर है ये? सिंपल। ओके। अच्छा, वैसे एक और चीज़ आप ये भी तो बोल सकते हो ना, सोल्यूशन एसिडिक है, डाइल्यूट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा ना, और जितना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है ना pH की वैल्यू बढ़ती है, वो न्यूट्रल की तरफ जाता है। तो एकदम सिंपल है, डायरेक्टली सोच के भी कर सकते थे।
इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। बोल रहा है फाइंड आउट द पीएच। अब देखो ये भी कितना सिंपल, NaOH कितना दिया है 0.001 मतलब 10⁻³ मोनो एसिडिक है, ये मोनो एसिडिक है तो ये OH माइनस भी कितना देगा 10⁻³ पीओएच कितना आ गया बोलो, पीओएच आ गया 3, पीओएच 3, पीएच बता दो 14 में से माइनस करके 11, खत्म, एकदम सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट 10⁻⁵ मोलर HCl solution at 298 Kelvin is diluted 200 times। अब देखो वैसे ही है, पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था M1 10⁻⁵, वॉल्यूम ले लो 1 लीटर, कितना टाइम डाइल्यूट किया 100 टाइम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 100 लीटर, उस पर मोलैरिटी निकाल लो, डाइल्यूशन लो फिर से लगाओ, M1V1 इक्वल टू M2V2, तो 10⁻⁵ इंटू 1 इक्वल टू M2 इंटू 10⁻², M2 इक्वल टू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 10⁻², बराबर है, कितना मिल गया 10⁻⁻⁷। अब सोचो H प्लस आयन अगर 10⁻⁻⁷ होता है ना तो pH कभी 7 नहीं होता, याद करना, अगर आपको याद हो pH 6.79 के आसपास कुछ जाता है, मतलब नियरली इक्वल टू 7, एग्जैक्टली 7 मत बोलना क्योंकि सोल्यूशन अभी भी एसिडिक है, तो pH 7 मतलब न्यूट्रल नहीं हो जाएगा वो। और मैंने आपको बताया है कि जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है तब pH कैसे निकालते हैं 10⁻8, 10⁻9, धीरे धीरे 7 की तरफ जाएगा, बट एग्जैक्टली 7 कभी नहीं होगा बिकॉज द सोल्यूशन इज स्टिल एसिड, और एसिड का pH आप न्यूट्रल पॉइंट पे कभी नहीं बता पाओगे। तो pH का यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा 6.79 मतलब 7 और 6 के बीच में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा C। क्लियर है ये भी। 45 क्वेश्चन भी हो गया हमारा खत्म, 5 और बचे हैं। 46 एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट। अब देखो अमोनियम एसीटेट NH4CH3COO, ये फॉर्मूला है अमोनियम एसीटेट का, इसका पेरेंट एसिड होगा CH3COOH, पेरेंट बेस NH4OH, पेरेंट एसिड जो है वो वीक है, पेरेंट बेस वो भी वीक है। याद है मैंने आपको बताया था आयनिक इक्विलिब्रियम में कि सॉल्ट का जो पेरेंट होता है वो पेरेंट में जो स्ट्रांग होता है ना, सोल्यूशन का नेचर वो डिसाइड करता है। अगर पेरेंट एसिड स्ट्रांग होता तो सोल्यूशन विल बी एसिडिक, अगर पेरेंट बेस स्ट्रांग होता तो सोल्यूशन आपका बनता बेसिक, लेकिन यहाँ तो दोनों ही वीक है, दोनों ही वीक है, तो मतलब ना एसिड की तरफ वो डोमिनेट करेगा ना बेस की तरफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन होगा इट विल बी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्लियर है। 4 टाइप के सॉल्ट देखे थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस तो ऑलवेज न्यूट्रल क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता वहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सोल्यूशन उसका एसिडिक बनता है, pH लेस देन 7। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन बेसिक बनता है, pH मोर देन 7। एंड वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों ही, पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस दोनों वीक हो तो वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरफ रहता है, क्योंकि ना एसिडिक ना बेसिक कोई डोमिनेट नहीं करता क्योंकि दोनों पेरेंट वीक हो गए। क्लियर है भी। 46 भी होता है अपना क्लियर। आगे बढ़ेंगे 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, जो अभी बोला वही आ गया। कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते, हम वो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते जिसका पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो। तो KCl का पेरेंट बेस है KOH, पेरेंट एसिड है HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, तो आपका राइट आंसर ए बनेगा। इसमें अगर देखोगे तो पेरेंट बेस है KOH, पेरेंट एसिड है HCl, एसिड वीक है। इसमें HCOOH फॉर्मिक एसिड एंड KOH फॉर्मिक एसिड वीक है। इसमें अगर देखोगे तो KOH है पेरेंट बेस एंड एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक है, इसमें ये वीक है, इसमें ये वीक है, इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ऑन एडिशन ऑफ NH4Cl द आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। अब देखो आयनाइजेशन किसका बोल रहा है NH4OH, जब इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा NH4++ OH-।
इसके अंदर बोल रहा है कि अगर मैं किसको रख दूं NH4Cl को तो क्या होगा। क्या ये सॉल्ट को डालने के बाद देखो ये वाला आयन कॉमन मिल रहा है और ये आयन अगर कॉमन मिल रहा है तो याद करो कॉमन आयन इफेक्ट। एज पर ली चैटलिस प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए एकदम से तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मतलब यहां से जो एडिशनल NH4 प्लस आयन आ रहा है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन कुछ टाइम के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा। और जब ये बैकवर्ड में फास्ट हो जाएगा तो मतलब NH4 प्लस एंड OH माइनस कंबाइन करके पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों पीछे आना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब कि इसका डिसोसिएशन क्या हुआ, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसका डिसोसिएशन बेसिकली डिक्रीज हुआ। यहां आपको ली चैटलिस प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। क्या बोलता था ली चैटलिस प्रिंसिपल, जब भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। जब भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है ये, सिंपल। तो आपका राइट आंसर आएगा यहां पर बी, डिक्रीजेस। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर ईच ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। देखो सॉल्ट जो NH4Cl दिया है वो कितना है 0.1, बेस NH4OH वो भी है 0.1, pK भी दिया है 4.5, निकालना pH। लेकिन ध्यान से देखो ये बेसिक बफर का एग्जांपल है, बेसिक बफर से डायरेक्टली pH नहीं आता। इसको निकालने के लिए पहले pOH की तरफ जाना पड़ेगा आपको। और pOH का फॉर्मूला क्या है, pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। क्या सॉल्ट और बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, log 1 इज 0, तो pOH विल बी इक्वल टू pKb। तो pOH कितना आ गया 4.5, pOH अगर 4.5 तो pH को निकालने के लिए 14 माइनस 4.5, आंसर इज 9.5। आपका आंसर आ गया डी। ये भी सिंपल है। क्लियर। बस बेसिक फॉर्मूला याद रखो, आराम से कर लोगे। लास्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbBr2 इज रिलेटेड टू इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो कितना सिंपल है, मैंने बताया था ना, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को आप डिसोशिएट करो। जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो Pb प्लस 2 प्लस 2Br माइनस बराबर, डिसोशिएट ऐसे करेंगे। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये कितना मिलेगा S, ये कितना मिलेगा 2S। इसका KSP का फॉर्मूला कैसे लिखते थे, KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस रेज टू 2। तो बताओ कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला S, इसका क्या मिला 2S, लेकिन उसमें पावर में क्या है 2, ये हो जाएगा S इंटू 4S का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4S का क्यूब। तो आपका आंसर आ गया C, KSP इक्वल टू 4S का क्यूब। क्लियर है ये, ठीक है। तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, एक बार आराम से देखना, फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो हम लोग क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके, सो मेरे साइड से आज का जो हमारा ये पेपर डिस्कशन था MST CET का वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू, मिलेंगे अगले पेपर में, बाय बाय।